Hello, my dear students. Let's start today's discussion on a topic that is Nazism and the rise of Hitler. This is class 9th history, part 1 video. Other parts will be uploaded soon. Myself, Gaurav Tomar. So let's start. This is the geographical location of Germany with the capital Berlin and the world map, you can say. So all of you know that Germany is basically located in the European continent. तो हम बाकी भी एक जगह से देख लेते हैं. Yes, this is the close-up. Zoom करके जो हम देख सकते हैं इसमें. तो this is the location of Germany. Nazism and the rise of Hitler. Basically, Hitler was the chancellor of Germany. तो इसीलिए हम जो है जर्मनी के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं. तो in this chapter we'll discuss about the First World War, Second World War. Fine. कि what was the how Hitler came into the power. क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, ऐसे कौन कौन से एटमॉस्फेयर माहौल बना कि हिटलर केम इनटू द पावर एंड व्हाट वाज हिज पॉलिसीज, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज ही अडॉप्टेड ड्यूरिंग हिज रूल. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर विद यू कैन से इन डिटेल that as the name of the chapter is Nazism, so we should know that what is Nazism. Fine. Nazism was actually a theory, a ideology. Fine. तो द आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ द नाजीज इज नोन एज नाजिज्म. तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि नाजी की जो आइडियोलॉजी थ्योरी उसको नाजिज्म बोलते हैं. लेकिन नाजिज्म एक्चुअली था क्या? इट वाज अ पॉलिसी ऑफ रेसिस्ट नेशनलिज्म. अब रेसिस्ट नेशनलिज्म क्या होता है? रेसिस्ट नेशनलिज्म का मतलब होता है जब किसी देश के अंदर, नेशनलिज्म मतलब हम बात करते हैं यूनिटी की बात करते हैं, देश के अंदर फीलिंग्स की बात करते हैं कि समवन हैज द फीलिंग फॉर द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट, अपने देश को विकास करना है, उसको एकदम शिखर पर ले जाना है, सबसे बेहतर बनाना है. तो दैट इज रेसिस्ट नेशनलिज्म. मतलब रेस कि किसी एक पर्टिकुलर रेस के लोग ही वहां पर रहेंगे, कि जो देश है, जो नेशनलिज्म है, वो किसी एक रेस को ही, धर्म है, जाति है, ठीक है, तो किसी एक, जैसी रेस भी एक तरह से हमारा एक सोशल कैटेगरी है, तो किसी एक रेस के लोग ही जो है वो उसको स्थान दिया जाता है देश के अंदर. देन सेकंड पॉइंट इज नेशनल एक्सपेंशन. जो भी मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, एक ही देश का बोलबाला होगा कि वो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान बनेगा. तो नेशनल एक्सपेंशन की हमें अपने देश की बाउंड्रीज को बढ़ाना है, और देश की बाउंड्रीज बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या होगा कि दूसरे देश के रिसोर्सेज भी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे. जो हम देख चुके हैं 8th क्लास में भी, आपने कॉलोनियलिज्म की प्रोसेस के अंदर व्हेन इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस दौरान भी हमने इस चीज को समझा. तो नेशनल एक्सपेंशन वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरी. देन स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, की जो इकोनॉमी पर जो पूरा कंट्रोल होगा वो पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल होगा. सरकार के अलावा और किसी का कंट्रोल जो है देश की इकोनॉमी पर नहीं होगा. सरकार जिस भी तरीके से चाहेगी वो देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए, देश के विकास के लिए इस्तेमाल करेगी. इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन नेशनलिज्म. जो हम रेसिस्ट नेशनलिज्म की बात करें तो रेस जो थी दैट वाज जर्मन नॉर्डिक आर्यंस. Fine, because Hitler himself belonged to the this German Nordic Aryan. तो जर्मन नेशनलिज्म, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन नेशनलिज्म. नाजिज्म की बात कर रहे हैं, हिटलर की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी आपको बताया कि क्या बात कर रहे हैं हम, ये जर्मनी की बात होगी क्योंकि वो जर्मनी का बाशिंदा था, जर्मनी का चांसलर था. तो जर्मन नेशनलिज्म की जो देश, जो सर्वशक्तिमान देश हमें बनाना है वो जर्मनी को बनाना है. That emerged during the Weimar Republic after Germany's defeat in the First World War. अब Weimar Republic क्या था वो भी हम पढ़ेंगे आगे. This was the you can say political symbol of Nazis. तो this was the concept of Nazism. इसमें हम आगे देखेंगे कैसे हिटलर ने जब नाजिज्म को डिवाइस किया, स्टार्ट किया नाजिज्म की आइडियोलॉजी को, तो कैसे उसको फायदा मिला टू इमर्ज एज अ लीडर इन जर्मनी. और धीरे धीरे हम आगे जब पढ़ते रहेंगे तो इसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक आफ्टर द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन. जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर वन. देखिए, जब वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एंटायर वर्ल्ड इज इन्वॉल्व इन द वॉर. दो पार्टी होंगी, दो पार्टियों के बीच युद्ध होगा, तो मतलब पूरा देश क्या है, दो पार्ट्स में, दो पार्टियों में डिवाइड हो चुका है. पहली को हम बोलते हैं सेंट्रल पावर. एक्सिस पावर्स इसलिए लिखा हुआ है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन देशों को एक्सिस पावर बोल दिया गया था, जिसमें कुछ नए देश जो है वो एंट्री कर गए थे. जैसे इसमें हम बात करें तो बाद में जर्मनी, और जर्मनी के साथ साथ आपका जापान और इटली भी जो था इसका पार्ट बन गया था. तो सेंट्रल पावर वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर. दूसरा जो ग्रुप था इट वाज अलाइड पावर्स. अलाइड पावर के अंदर थे यूके, फ्रांस, रशिया, रशियन एम्पायर आपका, और यूएसए.
यूएसए जो है पार्ट लेना नहीं चाहता था, लेकिन लेटर ऑन ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर 1 और सेकंड के अंदर तो बिल्कुल लेना चाहता था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब व्हेन जापान एक्चुअली अटैक्ड ऑन दी पर्ल हार्बर, तो उसकी वजह से उसको वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर होना पड़ा था। तो दिस वाज द सिचुएशन। तो सेंट्रल पावर्स जो है वो हार गई थी। दिस इज द मैप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। यू कैन सी एलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स एंड द न्यूट्रल कंट्रीज। ये जो आपका ऑरेंज कलर के अंदर दिया हुआ है डार्क में, दिस इज दी ऑल दी सेंट्रल पावर्स, फाइन, एंड देन दिस लाइट ग्रीन इज अलाइड पावर्स। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन कंट्री जो थी वो किस ग्रुप का पार्ट थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में आप ये समझिए कि यहाँ पे जर्मनी जो है वो हार चुका है। तो अब वाइमर रिपब्लिक की हमने बात की थी। वाइमर क्या है? इट इज अ प्लेस इन जर्मनी। तो आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1, उससे पहले जर्मनी के अंदर क्या था? जर्मनी के अंदर इंपीरियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, मतलब एम्परर था, वहां पर राजा था, बादशाह था एक। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। मतलब क्या हुआ कि जब जर्मनी से एब्डिकेशन का मतलब होता है किसी को हटा देना, खत्म कर देना। तो जब जर्मनी के अंदर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एम्परर को हटा दिया गया, एब्डिकेशन कर दिया गया उसका, तो एक नया सिचुएशन क्रिएट हुई, एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी सोचा कि अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर काम होगा राइट टू वोट के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की फॉर्म में हम अपने लीडर्स को इलेक्ट कर पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसको हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइस्टेग जो है ये आपका जर्मन पार्लियामेंट को राइस्टेग बोला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग विमेन। ठीक, तो ये क्या आ रहा है? ये हम देख रहे हैं कि अब एक चेंज आ रहा है कि जो पहले एम्परर था उसको हटाने के बाद डेमोक्रेटिक फीचर लाने की कोशिश की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है, देन राइट टू वोट इज आल्सो गिवन टू द पीपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो हम बात करेंगे, दैट एवरीबॉडी विल कास्ट द वोट इंक्लूडिंग द विमेन्स। अभी कुछ और फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के। एब्डिकेशन ऑफ जर्मन एम्परर एंड सेटिंग अप द नेशनल असेंबली। दैट नेशनल असेंबली विल बी इलेक्टेड। इलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम सब जानते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है दैट एवरीबडी, लाइक जो भी एक एलिजिबल वोटिंग एज है, जैसे इंडिया की बात करें 18 साल जो है हमारा वोटिंग एज है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सबको राइट टू वोट मिलेगा। मतलब देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, या और भी किसी तरह का भी अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं तो बिना भेदभाव के सबको राइट टू वोट दिया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक, दैट इज नोन एज वाइमर रिपब्लिक, कुड नॉट इन्फ्लुएंस द जर्मन। तो जर्मन लोग जो वाइमर रिपब्लिक तो बना दिया अलाइड पावर ने मिलकर एक और उनकी हेल्प करके, और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जर्मनी के अंदर, बट इट वॉज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस जर्मन पीपल। जर्मन लोगों के बीच में ना इसका एक कह सकते हैं कि कोई एक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया था। इसका कारण क्या था? क्योंकि रिपब्लिक, दिस वाइमर रिपब्लिक वाज ब्लेम्ड फॉर जर्मन ह्यूमिलिएशन। कि जर्मन ह्यूमिलिएशन मतलब कि जर्मनी की इंसल्ट करा दी, बेइज्जती करा दी। कैसे? बाय एक्सेप्टिंग जर्मन डिफीट एंड साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसको वर्साई भी बोलते हैं और वर्सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो वो साइन करने के लिए जिस पे एग्रीमेंट जो दिया था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने, वाइमर रिपब्लिक ने, तो इसलिए लोग जो है उसको पसंद नहीं करते थे। तो हम एक बार जल्दी देख लेते हैं कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इट वाज साइंड इन 1919। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जितनी भी कॉलोनी जर्मनी की थी वो उससे वापस छीन ली गई। मिलिट्री पावर वॉज रिड्यूस्ड, मतलब जर्मनी को ये पावर, जो मिलिट्री पावर थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था। बोला था कि आपकी जो आर्मी होगी वो 1 लाख रहेगी, उससे ज्यादा आप आर्मी नहीं बढ़ाओगे। ये था कि फ्यूचर में उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए, या फ्यूचर में किसी और कंट्री पर अटैक करके या दोबारा से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए या युद्ध ना करे किसी से, तो इसलिए उसके मिलिट्री पावर को रोकने की कोशिश की गई थी। और यही एक पहला पॉइंट है जिसको जर्मनी में पावर में आते ही हिटलर ने अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू की थी। और ये हम सब जानते हैं कि हिटलर was responsible for the World War II। इतिहास में उसको ही World War II के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। राइनलैंड was taken away।
बाय एलाइड आर्मीज, जो यूएस, यूके और रशिया था, उन्होंने राइनलैंड वापस ले लिया था, छीन लिया था। राइनलैंड जो है जर्मनी का एक पार्ट था, वहाँ पे गोल्ड माइंस हुआ करती थी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था एक तरह से, यू कैन से कि इकोनॉमी को संभालने के लिए। बेल्जियम, डेनमार्क, लिथुआनिया एंड पोलैंड, दे टुक 13% ऑफ जर्मन टेरिटरी। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 1 ब्लेम, कि वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई है वो जर्मनी की वजह से हुई है, ठीक है। तो उसका जो ब्लेम था वो भी फोर्स कर जबरदस्ती जो है जर्मनी से एक्सेप्ट करवा लिया गया। और इन सब चीजों के साथ साथ जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे वॉर डैमेज अराउंड 6 बिलियन पाउंड्स, ठीक है। तो दीज वर दी यू कैन से प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। और यही एक रीजन था जिसको सारे जर्मन लोगों ने, जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे जर्मनी के अंदर, हिटलर वाज वन ऑफ देम, उन्होंने इसे एज अ नेशनल ह्यूमिलिएशन, एक बेइज्जती और इंसल्ट के रूप में इसको लिया। एंड दिस वाज द रीजन, क्योंकि इट वाज साइंड बाय वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर रिपब्लिक। सो दिस वाज द रीजन व्हाई पीपल वर नॉट हैप्पी विद वाइमर रिपब्लिक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज दैट इज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो इट हैड लाइक बोथ साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। Financial impact, why financial? Because we know that the countries, they have to spend lot of money in the war. And psychological is basically when people lost someone, कोई शहीद हो जाता है war के अंदर, तो it drew an impact on the psychology of the people also. और financially जब आदमी weak होगा तो psychological impact भी उसका पड़ता है। तो it had both psychological and financial impact. From creditor, Europe turned into डिबेटर, मतलब कि जो यूरोप के पास पहले इतना पैसा हुआ करता था कि वो लोगों को पैसा उधार दिया करता था, अब यूरोप के पास पैसा ही नहीं बचा। सारा पैसा कहाँ हो गया? वॉर में लग गया, वॉर में खत्म हो गया। सोल्जर्स रोज अबाउट सिविलियंस, कि जैसे मान लिया कि जो सोल्जर्स थे उनकी जो रेपुटेशन थी वो आम आदमी से ऊपर हो गई। इसका एग्जांपल आज से हम लगा सकते हैं, जैसे आज के टाइम में पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, उसमें आज के टाइम देखते कोरोना वॉरियर का जो हमारा एक ग्रुप है, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, सफाई कर्मचारी, बहुत सारे लोग हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? बेसिकली सिविलियन से ऊपर उठ चुका है। डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस पहले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब रियलाइज हुआ है लोगों को हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। तो इसी तरह वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स की जो स्टेटस था वो सिविलियन से ज्यादा बढ़ गया था। मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ क्या होता है? बेसिकली जो लाइफ सोल्जर्स स्पेंड करते हैं। हम बंकर की अगर बात करें तो जो ट्रेंच लाइफ थी उसको ग्लोरीफाई किया जाने लगा, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें की जाने लगी, उसको मीडिया के थ्रू दिखाया जाने लगा। वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर दे इमर्ज्ड। वॉर प्रोपेगेंडा मतलब वॉर को एक तरह से दिखाया जाने लगा कि वॉर इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द मिजरीज, कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो वॉर की हेल्प से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अबाउट द नेशनल ऑनर, कि अगर नेशनल ऑनर की कोई बात है, अगर देश पर कोई विपत्ति आ रही है, देश की जो आप कहते हैं कि ऑनर पे अगर बात आती है, तो वॉर करना जरूरी है, लाजमी है, वो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। देन इफ यू टॉक अबाउट द जर्मनी इन पर्टिकुलर, जर्मनी फेस्ड वॉर गिल्ट, नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड बिकेम फाइनेंशियली वीक। जो हमने अभी ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर सारा डिस्कस किया था, वॉर ब्लेम दे दिया गया था, नेशनल ह्यूमिलिएशन था और फाइनेंशियल उस पर बर्डन डाल दिया गया था। देन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 देयर वाज अ सपोर्ट फॉर द डिक्टेटरशिप, क्योंकि कहा कि डिक्टेटरशिप का सपोर्ट बढ़ने लगा, और यही सारी सिचुएशन थी जिसका फायदा उठा के हिटलर केम टू द पावर एंड डेमोक्रेटिक आइडिया सीज्ड। जाहिर सी बात है, जब डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट मिल रहा है, तो डेमोक्रेटिक आइडियाज अपने आप क्या हो जाएंगे? सीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी वैल्यू जो है अपने आप डाउन हो जाएगी। तो दीज वर द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब ये बात कर रहा है कि जब आर्थिक महामंदी आई थी 1929 के अंदर, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1, 18 में हो गया था, उसके बाद 23 के अंदर भी जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था, जिसको हटाने के लिए, जिससे उसको उभारने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूएस स्टार्टेड दावेस प्लान ऑल्सो, और काफी हद तक उसने काम किया भी था। 1923 के डिप्रेशन से या मंदी से, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था जर्मनी के अंदर, उससे जर्मनी जैसे ही उभरा तो तुरंत से वर्ल्ड के अंदर, ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। और ये हुआ क्या होता दैट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या बेटा? जो स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, इट वाज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो क्रैश हो गई। तो वो
क्रैश का मतलब क्या हुआ कि उसमें लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया, वो डूब गए। एक तरह से जितने भी लोगों ने उसमें पैसा लगाया था सबका पैसा डूब गया। तो क्रैश होने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कोई जहाज है वो डूब गया है या क्रैश हो गई है कोई बिल्डिंग है, नहीं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब कि स्टॉक मार्केट में जो लोगों ने पैसा लगाया था वो वेस्ट हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929। बाय 1932 industrial production was reduced to 40% of the 1929 level, कि 1929 के मुकाबले 1932 तक जाते जाते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी का वो 40% तक कम हो गया था। तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन जर्मनी। वर्कर्स दे लॉस्ट देयर जॉब्स, और जिनकी जॉब नहीं गई थी दे वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस, मतलब कम सैलरी कर दी गई थी, उनको कम पैसा जो है सैलरी के फॉर्म में दिया जा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर, क्योंकि जॉब छूट रही है, कंपनी ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है, दे डू नॉट हैव मनी टू पे सैलरीज, तो लोगों को जॉब से निकाल दे। अभी ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया ही है। देन करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। फियर ऑफ इम्पावरिशमेंट, मतलब गरीबी का जो डर था, गरीब होने का जो डर था, दैट एनगर्स द होल जर्मनी। तो अब लोगों को डर लगने लगा कि हम सब जो है पूरी तरह से गरीब होते चले जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं। तो these were the effect of great economic depression of 1929. So my dear students, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। These are few questions for you for the assignment. Marks लिखे हुए हैं, तो kindly keep in mind the word limit also while you writing the answers. आसान है, वीडियो को गो थ्रू करोगे तो इसमें सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम मैं जैसे हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, while writing the answers kindly refer the NCERT also. बाकी इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी होता है, जस्ट फील फ्री टू आस्क। आई एम जस्ट अ कॉल और अ मैसेज अवे। तब तक बस खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू सो मच।